बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो असल हमारा मौजू है वो तो जो बाइडन का बयान जो उसने अपने एक उनका अंदरूनी किस्म का फंक्शन था। अगले साल चूँकि 2023 अमेरिका में इलेक्शन का साल है, अमेरिका के बारे में से ज़्यादा अपनी पार्टी के मामलात में तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इंतहाई गलीज़ घटिया बयान दिया है। उसके हर तरीके से उसको खंगालते हैं कि वो बड़ा ही ख़तरनाक और खौफनाक बयान दिया है। लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद में मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन सारी जो हुकूमती पार्टियाँ हैं उसमें शरीक थी। हमारा भी ताल्लुक़ रहा है। मैं तो खैर उनसे बड़ा 1972-73 में जब मैं कायदा यूनिवर्सिटी में था, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह MNA बन के आए थे, तो मेरा उनसे बहुत मिलना जुलना था। फिर 1974 के अंदर जब ख़त्म नबूवत की तहरीक चली तो उनके साथ मुझे कई जगहों पे दौरे भी किए, तकरीर करने का भी मौका मिला। 1977 की तारीख में पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो है उसके ये हेड बने, उनकी सरबराही की और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैं भी चूँकि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था और पूरी तरीके से हम लोग इसके अंदर दामे दुर्मे सोखने तन मन धन के साथ उसमें शरीक थे, तो मेरा उनसे एक वो ताल्लुक़ भी था बहरहाल। और वहाँ पे भी उनसे बहुत रब्ता रहा। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया और जब वहीं पे था तो मुझे पता चला कि वो रहलत फरमा गए हैं और इंतकाल फरमा गए हैं। बहरहाल 1974 की जो तहरीक ख़त्म नबूवत है, वैसे तो सारी पाकिस्तान की जो सुखी असम्बली थी और उसमें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, सबके सर पे बांधता हूँ 4 बंदे जिन्होंने इस केस को लड़ा। और मैं 4 बंदों को समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसे कि आपको अंदाज़ा नहीं कितना काम होता था और सुबह शाम कितनी रिसर्च हो रही थी, कितनी तालीम हासिल की गई। और फिर निचोड़ के असम्बली के अंदर मिर्ज़ा नासरुद्दीन पे फिर जो बहस हुई, मैं उसका बिल्कुल एक एक चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। तो 4 बंदे जो इसमें, जिसको मैं कहता हूँ कि मुफ्ती महमूद साहब की क़यादत बिलाशुबा उनका रोल सबसे ज़्यादा था। उसके बाद मौलाना शाह नूरानी साहब, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और फिर सबसे बढ़ के ज़फ़र अहमद अंसारी साहब। मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब का जो रोल है मैं जानता हूँ। मैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पे हम जाते थे, रोज़ाना की बुनियाद में असम्बली के या गवर्नमेंट हॉस्टल जहाँ पे सारे MNAs रहते थे उनकी मीटिंग्स के अंदर जाके उनको देखना। हमने क्या शरीक होना था, हम तो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए और सीखने के लिए लोगों को कितने बड़े बड़े नाम थे। फिर इनके साथ जो मेरा टाइम गुजरा, तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो है एक कमाल की शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि जितना उनका एक रोल रहा, फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहे, तो भुट्टो साहब ने जब बलूचिस्तान के अंदर नैब की गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया, तो मैंगल वज़ीर आला थे, उस वक्त नैब थी ANP जो आजकल की ANP है, फिर बाद में से बैन लग गई थी। जब ख़त्म की तो मुफ्ती महमूद साहब ने, जो कि वज़ीर आला थे, वो चाहते तो रख सकते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो हुकूमत जो है डिज़ोल्व हो गई। और असूलों की सियासत हमेशा की है। पाकिस्तान को इस्लामी मुमलिकत देखना चाहते थे, नज़रिया पाकिस्तान को दिलो जान से उसके लिए अपने आप को हाजिर किया हुआ था। और एक ऐसे आलम दीन कि जो मेरा ख्याल है कि अब सियासत में खाल खाल हैं। बहरहाल अब बड़ा दिन था और उसके अंदर उनके बारे में तकारीर की गई। साथ ही वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की जिसमें उन्होंने दिल का गुबार भी निकाला। इमरान खान साहब के बारे में बताया कि किस तरीके से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कसम उठा के मजमे में कहा, मैं तो आपके सामने कई दफ़ा कसम उठाई कह चुका हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब जो ऑल फॉल फरमाते हैं वो अजीब व गरीब चीज़ें हैं। हर एक के बारे में छोटी सी चीज़ दिखाते हैं और अपने मतलब बराई करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज उनके झूठों में से कुछ के बारे में तफसील से बताया कि कौन सी जगह पे ये जो कल कराची के जलसे में जो कुछ कहते रहे। कराची में कहा जी कि मैंने ग्रीन लाइन शुरू की, मैंने यहाँ की कराची सर्कुलर रेल जो है शुरू की, ग्रीन लाइन स्टार्ट की। अब ज़ाहिर है कि हर एक को पता है कि ग्रीन लाइन सर्कुलर रेलवे पे तो अभी तक काम ही नहीं हुआ, कहते मैंने शुरू की। तो वो एक बात है कि कराची में तो कोई उससे कॉन्टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सोचा कि भाई कराची में जो बात करे तो सच होगी। तो वो सारी चीज़ को सारे लोग कानों को हाथ लगा रहे थे कि अस्तगफुरुल्लाह इतनी ही गलत बयानी है। और हर एक के बारे में कि फिर ज़ाहिर है उनकी सारी बातें इनकॉर्पोरेटेड थी कि कैसे वो बाजवा साहब के हक़ में
कब बोलते थे और क्या फरमाते रहे कि मैं ही खुद मुख्तार वज़ीर आज़म हूँ और ताकत का मंबा जो एस्टेब्लिशमेंट थी वही मुल्क चला रहे थे, मुझे चलाने नहीं दिए, अब मुझे वैसे इक़्तिदार मैं तो नहीं लूँगा। बहरहाल ये बातें, लेकिन असल टॉपिक आते हैं जहाँ पे अमेरिका जो बाइडेन ने का जो बयान है पहले वो पढ़ते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेकायदा है, किसी रब्त के बगैर है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ा चार्ज है। दूसरी तकलीफ दे बात है कि हमारी वजारत ख़ारजा का इससे ज़्यादा होम्योपैथिक या एक थर्ड क्लास जवाब नहीं आएगा। वो कहेगा कि हमें समझ नहीं आ रही कि किस तनाजुर में जो बाइडेन ने कहा है। कौन सा वीलॉग है पिछले 2-2.5 साल से कि जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है। इससे पहले मैं तो हमेशा से अपने कॉलम में लिख रहा हूँ कि ये ऐसा उसके अंदर कांटे की तरह खटकता है अमेरिका के दिल में कि उनको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कैसे किया जाए। हर दफ़ा साजिशें हुई। 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे तब भी यहाँ पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े आर्टिकल लिखाया गया, सब कुछ किया गया। इसके बावजूद कि हम उनकी क्लाइंट स्टेट रहे, इसके बावजूद कि हम उनके दुम छले बन के रहे, इसके बावजूद कि हम मोरहा रियासत रही। 80s के अंदर जब हम बिल्कुल उनका अंगूठे के नीचे अफगान जिहाद लड़ रहे थे ज़ियाउल हक साहब के वक्त में, हमने ये प्रोग्राम मुकम्मल किया। अमेरिका के पास चॉइस ही नहीं थी कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से सरफ नज़र करे, क्योंकि उसके सामने दूसरा रूस के साथ जो जंग थी वो इतना बड़ा काम था, हमने मुकम्मल कर लिया। हर मौके पे जब हमने एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया इसलिए किया, भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म इसलिए किया गया कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ को गिराया इसलिए किया कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल करके और एटमी हथियार बना के, और जब हुए तो उन्होंने कहा चलो इसको सजा तो दे दें। नवाज शरीफ साहब को धमाका किया गया तो उनको $5 अरब के भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल क्लिंटन ने जब उनको ऑफ़र की और वो थ्रेट भी किया, साथ ये भी कहा कि जी आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, तो नवाज शरीफ ने क्या किया, एब्सोल्युटली नॉट। ये वो था कि जो करवाना चाहते थे और नवाज शरीफ ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये वो वाला एब्सोल्युटली नॉट नहीं था कि एक चश्मे तस्वुर में जब पूछता है एक साहबी इमरान खान साहब से कि जी अगर अमेरिका ने अंडे मांगे, तो उसने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद उसका बड़ी ढंढोरा पीटा गया। कतई नज़र इससे कि इमरान खान साहब कहाँ अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकते थे, नहीं कह सकते, कहा नहीं कहा। जो बाइडेन है इसका जो बयान है ये बहुत ही तकलीफदेह है। ये इनके अंदर का खुब्स है अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो कुछ उन्होंने किया है ये कोई उनकी जो खित्ता के बारे में जो उनकी पॉलिसी है उसमें एक यकसानियत है। इस खित्ते के अंदर जो उनका दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो भारत है। उसके साथ उन्होंने कोई दर्जनों मुआहदे किए हुए हैं। ज़ाहिर है जो हमारे दुश्मन के साथ करेगा हमारे साथ मुआहदे उसके नहीं होंगे। उसकी चूँकि मजबूरी थी तो हमें वो कोई ना कोई हड्डी का टुकड़ा डालता रहे। हम हर वक्त जब तालिबान अफगानिस्तान रूस के खिलाफ लड़ा तो हमने उसको प्रेशर दे के उससे हासिल शुरू कर लिया। फिर जब वो 9/11 के बाद ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब तबाह हुए तो जब अफगानिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ और वहाँ पे एक छोटे से गरीब मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए $3 ट्रिलियन जो उसने 10-12 साल खर्च किए, तो उन्हें पाकिस्तान को की बहुत ज़रूरत थी, जो ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। बहुत दफ़ा पे जो भी मदद थी उसके साथ एक बैलेंसिंग भी होता था कि वो मदद जो है काम में ना इस्तेमाल हो जाए, पाकिस्तान खुशहाल ना हो जाए, तो साथ ही कोई ना कोई चीज़ ऐसी लफ होती थी जो सारी मदद जो थी वो जिसको कहते हैं डाउन द ड्रेन, नाली में बह जाती थी, गटर में बह जाती थी। ऐसा था कि पाकिस्तान के हालात थे बद से बदतर होते थे। IMF पैसे देता था, कोई देता था तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हमारे निज़ाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा के जाता था। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि बाजवा साहब जो अमेरिका से अभी होके आए हैं, 5-6 दिन वहाँ रह के आए हैं, तो आया वो क्या वजह बनी है कि उसके बाद जो बाइडेन को ये बयान देना पड़े? क्या कोई ऐसा मुतालबा किया है? यस। अब मैं बताता हूँ क्या मुतालबा किया होगा। मुझे लगता ही है कि इस वक्त तो जो फौरी उनके ऊपर प्रेशर है वो ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के ऊपर अमेरिका का खुल के तहादी बन जाए। हमारा क्या लेना देना है? ये थोड़ा है कि हम यूक्रेन को, जो पूरी दुनिया में इस चीज़ का आश्कार हो गई है और हमारी बड़ी एम्बेरसमेंट है रूस के और चाइना के आगे कि हम यूक्रेन को छोटा असला फराम कर रहे हैं, कभी रोमानिया के थ्रू, कभी किसी और मुल्क के थ्रू। ये एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। लेकिन चलो इसमें हम कहते हैं कि आप लोग चूँकि एक गुलाम स्टेट हो, अमेरिका के आगे आपकी कोई बस नहीं चलता, ये आप कर लो। बाजवा साहब के आने के बाद इसका मतलब है कि बाजवा साहब ने आगे आने से इनकार कर दिया। कल ही हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें कोई हमारे टॉप के 7-8 मिलिट्री जनरल
बाजवा साहब, DGMO, DGISI, DGMI सारे और सियासी जमातों का ये है कि हर जमात मोहसन दावड़ से लेके कायरा साहब से लेके अमीर मकाम से लेके हर बंदा वहाँ मौजूद था। जो तस्वर किया जाता है वो ये है कि जी बाजवा साहब ने अमेरिका के दौरे में जो कुछ पेशरफ्त हुई होगी और शहबाज शरीफ साहब जो कोई दौरा करके आए उसके ऊपर तबादला ख्याल होगा और जो अमेरिका ने कहा होगा ये करें, तो वहाँ पे उन्होंने अपने बताया होगा कि हमारी क्या क्या मजबूरी है, इतना हम आगे कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। हो सकता है अमेरिका को ये बात पसंद ना आई हो और हमारी नेशनल सिक्योरिटी में भी आके इन्होंने जो कल मीटिंग हुई है उसमें बाजवा साहब ने यही पर शहबाज शरीफ साहब को कहा होगा कि ये अमेरिका ये चाह रहा है, बताएं करना है या नहीं करना। तो जो बाइडन का बयान है, प्रेशर भी हो सकता है कि हम ये फैसला करें और ये भी हो सकता है कि हम फैसला कर चुके हैं और उन्होंने उससे इनकार कर दिया। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से लेता हूँ। इमरान खान साहब जो बतले हुर्रियत बने हुए हैं, अमेरिका को गाली दे रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचा है और अमेरिका के हाथ तो पहुँचा, किसी को नहीं पहुँचा। ये जुलाई 2019 में अमेरिका जाते हैं, 27 से 28 जुलाई को मोदी वहाँ पर आता है, तो ये वहाँ पर ट्रंप को कहते हैं कि मोदी के साथ हमारा मसला कश्मीर की सालसी करा दो। ट्रंप ने कहा मैं कराऊंगा। अब वो जब मोदी 1 या 2 अगस्त को आता है तो 5 अगस्त को कश्मीर पे वो कब्जा कर लेता है, यानी कितने 5 या 4 दिन के बाद। ये इमरान खान साहब के दौरे का असर था और हम उसमें कुछ कर सके थे? नहीं, हम कुछ नहीं कर सके थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रोज़ाना या हफ्ते के बाद आधे घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे 12 बजे, चुप करके कौम खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा थोड़ा और करते, कहते दुआ मांग अल्लाह मियाँ, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दे, मुसल्ले पे बिठा देते। इससे ज़्यादा खसीस से ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि डरपोक बुज़दिलाना प्रोग्राम नहीं हो सकता कि आप बेबसी की तस्वीर बना दिया था पाकिस्तान को आपने। अब कुछ भी नहीं कर सके। चलो कह दें कि हम इकोनॉमिकली उसको इतने तबाह हाल कर दिए थे कि इमरान खान साहब ने जब कोरोना नहीं आया था तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव में थी, हमारा डॉलर 115 पे छोड़ के गए थे मुस्लिम यूनियन की हुकूमत और निगरानों में शायद 121 पे हुआ था, वहाँ से उठा के इन्होंने एक दफ़ा तो पहले भी 180-90 पे चला गया था, फिर थोड़ा नीचे है, फिर आखिर में जाके 190 पे छोड़ के गए इमरान खान साहब। ये सारी चीज़ें महंगाई ने हशर कर दिया था, उस लिहाज से हर चीज़ थी कि क्या क्या नहीं हो रहा था। ये सारे उसमें हमारे इतने हालात थे कि हम हिंदुस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे, हमें तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। फिर हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने LOC के ऊपर डायरेक्ट हिंदुस्तान से नेगोशिएशन करके वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक समझौता कर दिया, मुआहदा कर दिया कि ना आप कुछ यहाँ पे हरकत करेंगे ना हम हरकत करेंगे। वो आज तक चल रहा है। वो अभी तक नहीं पता कि वो किसके बिहाफ पे हुआ, किसने किया, क्यों किया। फ़ौज ने डायरेक्ट किया तो इमरान खान साहब की हुकूमत क्या थी या बाकी क्या थे लोग कहाँ थे जो सियासतदान थे। अब इमरान खान साहब ने जब आए तो उसके बाद ज़ाहिर है कि जो कुछ होता रहा, वो अपने आप को समझते थे कि ट्रंप से जो मुलाकात थी वो वर्ल्ड कप 2 जीत के आए थे। अब कश्मीर आके दे दिया। ये इससे बड़ा क्या वर्ल्ड कप हो सकता है कि आपने जो है वो पता नहीं हिंदुस्तान ने जीता था कश्मीर की सूरत में या हमने जीता था कश्मीर को खोने की सूरत में। अब जब इमरान खान साहब जाने लगे तो इमरान खान साहब ने नारा मस्ताना बुलंद कर दिया अमेरिका के खिलाफ, गोलम ग्लो डोनाल्ड लू फलाना फलाना। अभी वो डोनाल्ड लू के जो फिक्रे थे वो हवा में गूंज ही रहे थे कि पता चला था कि इनका एक अमेरिका के अंदर जो तहरीक इंसाफ का नामी ग्रामी अब्दुल्ला यार है या पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जाके डोनाल्ड लू को ख़त लिखता है, कहता है हमारी बातें मायने करें, जो इमरान खान कह रहे हैं वो सियासी चीज़ें हैं और हम अमेरिका से बेहतरीन तल्लुकात खां हैं और हमारा आपसे बहुत अच्छा तल्लुक है। वो ख़त अखबारों में छप गया, प्रेस में आ गया। वो क्यों क्या था, लेकिन पाकिस्तानी कौम को चूँकि वो एक बेवकूफ़ बना चुका था, लोग बेचारे जो थे जो इसके साथ थे उनको इस पर इतमाद ले आए थे, उनको चूँकि इम्पोर्टेड हुकूमत और सारे झूठ बोल के अल्लाह ताला माफ़ करे कि ये लोग होते हैं जो कौमों के लिए सानिया होते हैं। जब ये जाते हैं इनके बारे में 100 साल बाद देखा जाएगा तो मीर जाफर मीर सादिक में इसका नाम आएगा। जैसे आप अर्तुगरुल गाजी पता नहीं किसने देखा या नहीं देखा, उसमें अपने ही साथी जो होते हैं अंदर से साजिशें कर रहे होते हैं। ये वो हमारे दोस्त थे इमरान खान साहब पाकिस्तान के। अगस्त के पहले हफ्ते में खबर आई कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर किया जो है फेंटन LLC। अब गूगल कर लें, अगर रॉबिन राफेल आई है इमरान साहब के पास
तो मैं तो समझता हूँ कि यही कोई प्लानिंग करनी आई होगी कि ये और क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आप अटैक कर दो, मैंने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया। मैं तो शक करूँगा इमरान खान साहब पे कि रॉबर्ट राफेल जो CIA की लॉबिस्ट है, वो जब आपका हुई है तो उसी लॉबिंग फंड नहीं है उसको भेजा होगा। मैं अभी ये लॉबिंग फंड के बारे में 2 बातें और भी बताता हूँ। फेंटन LLC है, इसके बारे में मुसद्दक मलिक ने 13 अगस्त 2022 अभी चंद महीने पहले फिर बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुसद्दक मलिक ने तब कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान की इस्लाम से खेलने के लिए ये फर्म हायर की गई है। और मुसद्दक मलिक ने एक और बात का इंकशाफ किया, उन्होंने कहा आप गूगल करें, वाकई गूगल करें। मैंने गूगल किया, पता चला कि फेंटन की जो काम है, बुनियादी काम है कि दुनिया को न्यूक करने के लिए वो लॉबिंग फंड जो अमेरिका के अंदर काम कर रही है, दुनिया को जहाँ पर न्यूक्लियर पे काम हो रहा है उसको न्यूक करते हैं, यानी कि उसको एटमी हथियारों से पाक करने वाली है। फिर एक और बात का इंकशाफ हुआ, इसी फर्म को पाकिस्तान की हुकूमत ने, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने फरवरी मार्च चंद महीने पहले $30,000 के ऊपर पर मंथ के ऊपर इसको हायर किया। अब किया इसको तो एक यूनस है PTI के, उन्होंने वायदा साइन किया उनके साथ $25,000 पर मंथ, यानी कि हर महीने आजकल पाकिस्तान तब से अगस्त से लेके हर महीने को $25,000 दे रहे हैं। उसका क्या नतीजा निकला, एक रॉबर्ट राफेल पाकिस्तान आई और उसी के ऊपर वो भी डीन्यूक्लियराइज करने के लिए पाकिस्तान के उन्हीं प्रोग्राम के खिलाफ काम करती है। जो बाइडन का आज का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है और पाकिस्तान के एटमी हथियार सेफ हाथ में नहीं है। रूस के अंदर लीक हुआ, इंडिया के अंदर लीक हुआ, अमेरिका के अंदर लीक हुआ ये जो हमारे एटमी रिएक्टर। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा एक वाक़या भी आज तक नहीं हुआ। एक मोदी जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करता है और BJP को भी हेड करता है, वो तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बैठा है और कुछ भी इंतहा पसंद है जो मुसलमानों की जो है नस्ल कुशी कर रहा है, उसमें तो आपने कभी आपके मुंह से घूमनी आती है। आप रूस और चीन के साथ जब तनकीद करते हैं हमें भी लपेट देते हैं। मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ है अपनी हुकूमत में कि हम लोग जो है बार बार जो है, जब इमरान खान साहब बुलाया गया था तो ये उसी का शाखसाना 2018 में जब आप चीन से CPEC बंद कराया, चीन से हम पीछे हटे, ज़बानी कलामी चीन के दोस्त थे, पहाड़ से ऊंची दोस्ती थी, समुद्रों से गहरी दोस्ती थी, शहद से मीठी दोस्ती थी, और उस बेचारे को हमने बीच बंजहार में CPEC बंद करा के और रुखसत की और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। 2018 में अमेरिका के टाउट जो थे वो वजीर बने गए। रज़ाक दऊ जैसे बंदों को जो हमें आते ही फरमाया कि हम CPEC बंद करें 2 साल के लिए, तो अब सोचे भी नहीं। CPEC के बारे में असद उमर ने कहा कि हमें CPEC के मुआहदे जाकर अमेरिका को देने पड़ेंगे। ये सारे आए, मैं तो उससे पहले इन्फॉर्म किया था, कह के अपने कॉलम में लिखा था कि हुजूर ये अमेरिका की साजिश हो रही है इमरान खान साहब को लाना। और आज जब जो बाइडन ने कहा तो मैंने कहा, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को देखें किस तरीके से पाकिस्तान को हल्का किया। डिफॉल्ट के लिए इमरान खान साहब ने तन मन धन लगाए, भूल जाए कि वो हुकूमत को क्या कहता फिर सारा कुछ। लेकिन आप ये देखें कि शौकत तरीन के फ़ोन कर लें, जो काम कर लें। अब जब इमरान खान को लाए थे तो आपको पता है कि ये होगा क्या? आप इसके जराइम में बराबर के शरीक है? क्या आप जानबूझ चाहते हैं कि जो कुछ आज करता फिर है उसको कोई बंदा हाथ नहीं लगाता? तो मुझे कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि अंदर से आप सारे लोग मिले हुए हों, कि मेरा तो ईमान चला गया है, मेरे घर के अंदर चोरी हुई है, मेरे घर के अंदर डाके पड़ रहे हैं, तो मेरा ईमान कैसे रहे? आप लोगों ने इमरान को जब लाया है और जब आपने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट भी नहीं देते, आप आके टीवी पे क्यों नहीं बताते कि हमने ये काम किया है, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं? मैं हकीकत बता दूं, कौम आपको माफ़ कर देगी। आपके मीडिया के जरिए 40 चैनल जो है पिछले 8 साल से सारे सियासतदानों के पीछे लगे हुए और इमरान खान साहब को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वही कुछ आप काट रहे हैं जो आपने बोया था। लेकिन ये नहीं पता था कि हेर फेर के हमेशा मैं कहता था, अभी मैं इमरान खान साहब के आखिरी दौर में कह रहा था कि ये FATF और IMF जो है हमारे से न्यूक्लियर प्रोग्राम छीन के रहेंगे। इसका इमरान खान साहब से ज़्यादा पाकिस्तान के इन मुआहिदों से ताल्लुक़ था। इससे पहले मैं इनसे कहता था कि जो नवाज शरीफ साहब के दौर में होते थे कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की नज़र है। अब मैं यही कहता हूँ ये सारा काम इंतहाई ख़तरनाक है। मुझे पाकिस्तान के बारे में बड़े तफक्कुरात हैं। अल्लाह ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत की और अमेरिका की ललचाई और हिंदुस्तान की ललचाई और उनकी ख़तरनाक उससे अज़ाइम से हमें बचाए रखा है। इस दफ़े अल्लाह ताला को सूरत ज़रूर निकालेगा। लेकिन जो बाइडन का बयान जो है ये इंतहाई संजीदा बयान है, इसकी मज़म्मत भी हुकूमती सतह पर पुरज़ोर होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने की है, इमरान खान साहब ने की है, जितनों ने किया कागजों में तो सारे करेंगे, लेकिन इसके लिए अमली इंतज़ाम किया जाए और अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाए कहा जाए
कि इस तरह की बात जो है किसी सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सारी पॉलिसीज़ पे तवज्जो दे के कोई एक और रास्ता भी तलाश करना होगा ताकि हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथों बेबस ना हो जाएं और से जान ना दें।